In this video, BSc Second Year Zoology टॉपिक है डाइजेशन। गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। डाइजेशन की परिभाषा जो दिया है, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। किस प्रकार से मनुष्य के शरीर में पाचन क्रियाएं होती हैं और कैसे वो जटिल से जटिल फूड पार्टिकल को जो है आसानी से पचा लेता है। जैसे मांस है, मछली है, कुछ ऐसे ही कठोर वस्तु होते हैं जो मनुष्य उसको निगलता है और उसको आसानी से पचा लेता है। इसमें दिया गया डाइजेशन की परिभाषा, डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू मोर सिंपलर for its easy and better absorption and assimilation by the cells। यानी कहने का मतलब डाइजेशन यानी पाचन एक ऐसी क्रिया है that help to digest the complex, वह जटिल से जटिल फूड पार्टिकल को सिंपल तरीके से करके यानी इजी करके उसको बेटर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करके एसिमिलेशन एब्जॉर्ब अवशोषण करके बाय द सेल्स यानी पाचन करके बाय द सेल्स अलग उस अगली कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ओआर करके दिया है और परिभाषा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व स्टेज इन्वॉल्विंग बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन, यानी रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जटिल से जटिल फूड पार्टिकल को सरल करके जो है पचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन एक प्रोसेस ऐसी है, डाइजेशन कहा जाता है तो डाइजेशन जो है सभी जो भी स्तनधारी जंतु होते हैं, जो भी विभिन्न प्रकार के होने वाले स्तनधारी विभिन्न प्रकार के होने वाले स्तनधारी जंतु जो होते हैं उनमें जो क्रियाएं होती हैं उस सब में पाचन की क्रियाएं होती है। कोई भी स्तनधारी ऐसा जीव नहीं है जिसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, जो फूड पार्टिकल नहीं देता है और पाचन का कार्य नहीं करता है। सब में पाचन की क्रियाएं होती हैं। इसलिए कहने का मतलब है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन होता क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन में ये होता है कि ब्रेक डाउन और ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस टेक्स प्लेस, यानी कहने का मतलब जो है जटिल से जटिल फूड पार्टिकल्स को छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, यानी कहने का मतलब कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव क्या करता है, अपने दो होठों के बीच में जो दांत होते हैं उस दांतों की सहायता से वो फूड पार्टिकल को लेते हैं और लेने के बाद उसको जो है हर जीव में अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, वो अपने टीथ की सहायता से उसको कुचलने का कार्य करते हैं। कैनाइन्स जो होता है, कृंतक जिसको कहते हैं, वह फाड़ने का कार्य करता है फूड पार्टिकल को, ठीक है। इसके बाद जो है कृंतक चौवड़क, जो चवड़क होता है वो क्या करता है, पहले उस फाड़े हुए फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में करने का कार्य करता है और जो चौड़क होता है उसको चबाने का कार्य करता है। जो मोलस होता है उसको लेग की समान मूर्ति बनाने का कार्य करता है। ये ह्यूमन्स के केस में कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है, तो इसको पचाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मनुष्य के शरीर में भोजन आसानी से जाता कैसे है, अगर भोजन को तुरंत डायरेक्ट निकल जाता है तो वो फूड पार्टिकल्स आसानी से नहीं पचता है। भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले भोजन को मुख में लेना है, उसको चबाना है। चबाने के साथ साथ हम क्या करते हैं, उस भोजन को ऐसे चबाते हैं, देर तक चबाने से क्या होता है कि उसमें एक मिठास उत्पन्न होता है और भोजन लेग के समान दुग्धी हो जाता है। जब मिठास उत्पन्न होता है तो हम समझ जाते हैं इसमें टाइलिन्स नामक एंजाइम इसमें स्रावित हो जाती है और टाइलिन्स नामक एंजाइम लार ग्रंथि में पाई जाती है, जो 3 जोड़ी पाई जाती है और 3 जोड़ी एंजाइम भोजन को आसानी से
अंदर ले जाने में सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि उसमें वो लाल ग्रंथियों के साथ एंजाइम उसमें शामिल हो जाती है, शामिल हो जाती है और उसको आसानी से अंदर ले जाती है। आसानी से अंदर ले जाकर को जैसे जितना बारीक क्ले के समान लुगदी हुआ है फूड पार्टिकल, जटिल से जटिल फूड पार्टिकल, वो उतना ही आसानी से आपके बॉडी में स्टमक में चला जाता है और स्टमक में जाने के बाद जो स्टमक में एंजाइम उसको आंशिक रूप से पचाने का कार्य करते हैं। उसमें आंशिक पाचन होता है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। और वहां से आंशिक पाचन होने के बाद वो कहां पे भेजने का कार्य करता है आपका। अब देखिए फिगर के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि कहां पे वो भेजा जाता है और भोजन कैसे पाचित होकर के किस प्रकार जो है अनडाइजेस्ट होता है, किस प्रकार से जो है डाइजेस्ट होता है, इनके बारे में हम फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक है, क्यों बैठी है? अब देखिए आप लोग इसका जो है फिगर बन चुका है और फिगर के माध्यम से कैसे समझाया जा रहा है आप लोगों को दिया है। यहाँ पे जब मुख से हम भोजन को लेते हैं तो वो फार्निक्स से होते हुए, फार्निक्स का मतलब होता है ग्रसनी, फार्निक्स का मतलब होता है ग्रसनी, हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। और वो भोजन ग्रसनी से होते हुए कहां पे आता है, ग्रासनाल, जिसको हम कहते हैं ओसोफेगस। ग्रासनाल, ग्रासनाल से होते हुए फूड पार्टिकल आपका आ जाता है स्टमच में। इसी को हम कहते हैं स्टमच। क्या कहते हैं, स्टमच कहते हैं।
स्टमच, जिसको हम कहते हैं आमाशय। अब आ जाते हैं आमाशय में, तो फूड पार्टिकल आ गया। और यह कौन सी ग्रंथि है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं यकृत, यानी इंग्लिश में कहते हैं लीवर। अब आगे जब बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ देखा जाता है क्या कि इसमें जो फूड पार्टिकल आ जाता है, वो फूड पार्टिकल अगर पाचित नहीं होता है, इसमें एंजाइम स्रावित नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल पाचित नहीं होता है, इसमें आंशिक पाचन होता है। और जब आंशिक पाचन होता है तो क्या होता है कि जो भी फूड पार्टिकल आता है, जैसे कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे उसको लेकर क्या करते हैं, निकले हुए भोजन को यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जैसे वो निकले होते हैं, वैसे निकला ही भोजन वो विषाक्त हो जाता है, यानी कहने का मतलब ओवर ले लेते हैं। कहने का मतलब कि जब बफर सिस्टम आ जाते हैं तो सोचते हैं कि लीजिए आज प्लेट पे ही प्लेट मारते जाए, और पचाने का कोई सिस्टम न मिले उनको। जब पचाने का कोई सिस्टम नहीं मिलता है, पता चल जाता है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जितना फिगर बता दिया गया है, तो पहले हमने फाइनिक्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी, और उसके नीचे आते हैं तो ओसोफेगस, जिसको कहा जाता है ग्राइसनल। यहाँ से भोजन होते हुए आप कहा जाता है आमाशय में। आमाशय में भोजन आकर के इकट्ठा होता है, और जब यहाँ पे फूड पार्टिकल इकट्ठा हो जाता है, इसमें क्या होता है कि कहते हैं लोग कि अधिक भोजन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कि जब ओवर हो जाता है तो क्या होता है, ओवर होने के बाद जो अनडाइजेस्ट हो जाता है, यानी भोजन पाचित नहीं होता है। जैसे लोग बफर सिस्टम में जाते हैं तो कहते हैं कि आज तो कोई बात नहीं है, स्टार लगा हुआ है, चलिए हम क्या करते हैं, पूरा लाइन से सब कुछ खाएंगे। अरे खाइए, लेकिन एक लिमिट में खाइए, लिमिट में रहेंगे तो सही रहेगा। और नहीं तो जब ये आपका ओवर हो जाएगा, पानी भी तो लेना है, पानी जब लेंगे तो ये पूरा फुल हो जाएगा, तो गले तक जब चला आएगा तो ढकार आने शुरू हो जाएगी। और ढकार के साथ कहते हैं कि अरे भैया यहाँ से ढकार मना कर रही है कि भैया मान जाओ, अब मत भोजन दो, नहीं तो आपके अंदर जो कैपेसिटी नहीं है पचाने के लिए, नहीं मानते, कहते हैं जो रसगुल्ला और खा ले सही रहेगा। अब इस तरीके को अपनाते लोग अपने सिस्टम को बैड बनाते हैं, यानी बेकार कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो लोग ऐसे भोजन ले लेते हैं तो पूरा उनका स्टमच बाहर निकल जाता है और कड़क हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि अब हमारा भोजन पाचित नहीं हो रहा है, दिक्कत हो जाती है उनके लिए। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है उनके लिए वोमिटिंग की दवा देते हैं, और जब वोमिटिंग की दवा देते हैं तो वो फूड पार्टिकल जैसे जो निकला हुआ कुचला हुआ फूड पार्टिकल उनके आमाशय में आकर इकट्ठा रहता है, वैसे ही फूड पार्टिकल वो बाहर मुंह के माध्यम से करते हैं। जब वो बाहर आ जाता है वोमिटिंग के माध्यम से, तब उनको कुछ राहत मिलती है। इसके बाद जो है उनकी शरीर में यूरिन एंजाइम टैबलेट, एसिलाक और दवाएं दी जाती हैं, जो उनकी फूड पार्टिकल को पचाने का कार्य करती है। यूरिन एंजाइम का मतलब एंजाइम की ही टैबलेट होती है, जो एंजाइम खाने का मतलब जब यहाँ एक फूल हो जाता है आमाशय, तो इसमें एंजाइम उत्सर्जित होने के लिए जगह ही नहीं मिलती है। भैया अब एक दरवाजे से कहा जाए कि 2 लोग आइए तो आसानी से चले आएंगे, अगर कहा जाए कि ये कहीं बाल 4 लोग चले आइए तो किसी के हाथ में चोट लगेगी, किसी के सर में चोट लगेगी, कहीं न कहीं उनके शरीर पे खरोच आएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर इसमें जगह ही नहीं रहेगा तो जब ओवर हो जाएगा तो इसमें विकार उत्पन्न होंगे, आपकी शरीर की जो क्रियाएं होगी बैड होगी। और इसके साथ साथ जब लोग ऐसा करते हैं तो अनडाइजेस्ट हो जाता है, इनकी जो क्रियाएं होती है अनडाइजेशन के कारण वो बैड हो जाती है, उनके शरीर में विकार होने लगते हैं। और जब ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भोजन आता है, यहाँ पे एंजाइम स्रावित होती है और उनको पचाने का कार्य करते हैं, तो वहां से पाचित होती है कुछ प्रोटीन युक्त फूड पार्टिकल होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो पैंक्रियाज में चले आते हैं, जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में जो है कहिए तो इस पैंक्रियाटिक जूस में बहुत हाईली अल्कलाइन पीएच मान इसका होता है 7.5, और 7.5 होता है, 7.5 से 8.3 तक होता है।
इसके साथ साथ इसमें कंटेन्स अबाउट 96% वाटर एंड विथ 4% साल्ट एंड एंजाइम्स। इसमें 96% वाटर होता है और 4% जो साल्ट की मात्रा पाई जाती है। और एंजाइम इट इज ए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इट्स मेजर एंजाइम आर, यह एक मेजर एंजाइम का कार्य भी करती है, जिसमें 96% वाटर होता है, 4% साल्ट की मात्रा पाई जाती है। इसमें देखा जाता है कि ट्रिप्सिन एंजाइम होती है, वो क्या करती है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होती है इसको कन्वर्ट करने का कार्य करती है, और कन्वर्ट करके ये एंजाइम पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस टू पेप्टाइड्स एंड एक्टिवेट्स कीमोट्रिप्सिन में करने का कार्य करती है, कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पे होता है कि जब एंजाइम्स इनको बचाने का कार्य करते हैं, तो यहाँ पे पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज को लैंगरहैंस की दीपिकाएं निकाला जाता है, और इस लैंगरहैंस की दीपिकाओं से कहा जाता है इंसुलिन नामक हार्मोन सीक्रेट होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है मनुष्य के शरीर में? जब इंसुलिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन अच्छे ढंग से होता है, तो मनुष्य के शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करता है। किसमें? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, तो उस मनुष्य के शरीर में मधुमेह का इन्फेक्शन नहीं होता है, यानी डायबिटीज का इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर इंसुलिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित नहीं होता है, डायरेक्ट ग्लूकोज किडनी के माध्यम से शुगर की मात्रा उनके यूरिनरी ब्लैडर तक चली आती है, और यूरिनरी ब्लैडर में जब चली आती है तो वह स्क्रीटी प्रोडक्ट के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जब शरीर से बाहर आता है, तो वह चीनी उसके साथ साथ आती है, यूरिया के साथ। जब चीनी यूरिया के साथ साथ आती है, तो वहां पे इंसेक्ट कीड़े मकोड़े इकट्ठा हो जाते हैं। उसका ये लक्षण रहता है कि वो लोग पता पा जाते हैं कि इस व्यक्ति को शुगर हो गया है, क्योंकि यूरिया जहाँ पे ये स्क्रीटी प्रोडक्ट के रूप में छोड़ा है यूरिया को, तो वहाँ पे चींटियां चींटे इंसेक्ट जाकर इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। और जब काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, तो हम देखते हैं कि इसका लक्षण क्या है। पहला लक्षण ये है। दूसरा लक्षण क्या है कि अगर कहीं किसी उस व्यक्ति का कहीं हाथ कट जाता है, तो वहाँ पे कटने के बाद वो जल्दी ठीक नहीं होता है, उसमें पकने की स्टेज जो काफी तेजी से बढ़ती चली जाती है। इसके बाद अब देखिए, मान लीजिए ये तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से जो प्रोटीन युक्त विटामिन फूड पार्टिकल होते हैं, तो पाचित होकर चले जब आते हैं, तो इसके बाद ये यहाँ डियोडिनम में आता है, और डियोडिनम क्या करती है, उसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने का कार्य करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हुए फूड पार्टिकल क्या होते हैं, यहाँ पे जब चले आते हैं, तो यहाँ से वो पूर्ण रूप से पाचित होता है। आपकी छोटी आंत में, और छोटी आंत मात्र 6.5 मीटर की होती है, और ये बड़ी आंत जो होती है 1.5 मीटर की होती है। यानी कहने का मतलब होता है कि ये 6.5 मीटर लंबी होती है, और ये 1.5 मीटर लंबी होती है। जब ये 6.5 मीटर और 1.5 मीटर लंबी होती है, इसके बाद कहा जाता है कि इसमें पूर्ण पाचन हो जाता है, और जब शेष मटेरियल बच जाता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन को भेज देती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में उनका पाचन हो जाता है, और वो पाचन करके बड़ी आंत जो है उसमें जो लिक्विडी ठोस होता है, यानी कहने का मतलब जो जल की मात्रा होती है, वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो लिक्विडी ठोस होता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, उसको जो है क्या करती है, रेक्टम के पास यानी मलाशय के पास थ्रो कर देती है। जब वहां थ्रो कर देती है, तो वह रेक्टम यानी मलाशय क्या उसको थ्रो करता है एनएस के पास, और एनएस जो मल परित्याग के रूप में वो शरीर से बाहर कर देता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन ये ऐसी क्रिया है। और यहाँ पे देखिए भाई, आप वहां तक तो ये समाप्त होता है, लेकिन इन्फेक्शन की भी प्रोसेस बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें इन्फेक्शन कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति दूषित जल, दूषित फूड पार्टिकल
लेता है तो उनके शरीर में प्रोटोजुअन सिक्रीट कर जाते हैं इंसेक्ट के माध्यम से, यानी उस पर मक्खी मच्छर तिलचट्टे उस फूड पार्टिकल पे बैठे रहते हैं तो उनके पैर में वो चिपके हुए प्रोटोजुअन्स होते हैं जो उस फूड पार्टिकल पे लिबरेट हो जाते हैं और उसको लेने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बैठ जाते हैं। जब डाइजेस्टिव सिस्टम बैठ जाते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बैठ जाते हैं और इसके कारण होता क्या है कि आपके शरीर में विकार उत्पन्न होने लगते हैं, यानी आपकी गुहा जो होती है इंटेस्टाइनल वाल जो फूड पार्टिकल आप लेते हैं उस फूड पार्टिकल को आप क्या करते हैं लेते हैं तो विकार उत्पन्न हो जाता है, आपके सिस्टम को बेड बना देते हैं। जब बेड बना देते हैं तो पता चलता है कि इस सिस्टम को सही करने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं। नहीं, दवा का प्रयोग कैसे करेंगे जब प्रोटोजुअन्स आपकी अंतः से बाहर होंगे तभी तो। इसलिए जो फूड पार्टिकल आप लेते हैं वो फूड पार्टिकल आपके शरीर में क्यों नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है कि आपके शरीर में इंडोपैरासाइट पूर्ण रूप से कुर्सी लगा के बैठे हैं। ठीक है, जब इंडोपैरासाइट इसमें पूर्ण रूप से हावी होते हैं तो वह उस फूड पार्टिकल को लेकर के अपनी संख्या की बढ़ोतरी करते रहते हैं और आपके पूरे यंत्र में वो कवर कर लेते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि आपको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, लगता है कि हमारी आंत खूब भरी हुई है और वीकनेस बहुत तेजी से होने लगती है, मानसिक हरासमेंट यानी आपके अंदर शरीर में चिड़चिड़ापन होने लगता है, सारी दिक्कतें आने लगती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब आपकी स्टमक में चुभन जैसी दर्द होती है भाई, तो उसमें क्या होता है एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट होता है। वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट आपकी आंत की गुहा पे, ये जो दीवार होती है आंत की वाल होती है, इसी पे क्या करते हैं वार करते हैं। जब इस आंत पे वार करते हैं तो इस आंत की जो रुधिर वाहिनियां होती हैं रैप्चर हो जाती हैं, यानी फट जाती है और फटने की वजह से इसमें से ब्लड का रिसाव होता है और जब ब्लड का रिसाव होता है यही ब्लड मल परित्याग के रूप में शरीर से बाहर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं यूनिपेचिस कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एमीबियासिस। और जब यूनिपेचिस किसी व्यक्ति को हो जाती है तो काफी घबरा जाता है कि हमारे शरीर से ब्लड का रिसाव यानी हमारे शरीर से ब्लड ही गिर रहा है, तो दिन पर दिन हमारे शरीर काफी कमजोर और काफी वीकनेस होती चली जाएगी। इसलिए वो घबरा जाता है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, क्योंकि अगर शरीर में कोई एक सुई चुभेगा तो त्वचा से ब्लड रिसाव करेगा। उसी प्रकार से ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है तो जब मनुष्य के शरीर में इंफेक्शन कर देते हैं और उनकी आंत की दीवार पे जब वार करते हैं तो उसमें से ब्लड का रिसाव होता है। जब वो जिस समय वार करते हैं उस समय लगता है कि हमारे शरीर में कोई सुई चुभ हो रहा है और वह व्यक्ति काफी परेशान होकर ब्लड फेंक करने लगता है, रोने लगता है, छटपटाने लगता है और उसके शरीर में दिक्कतें तमाम आने लगती है। तो उसमें का व्यक्ति कहता भी है कि हमको लग रहा है कोई सुई चुभ हो रहा है, ऐसे एटम के साथ जो काफी तेजी से दर्द होती है और वो कोई दूसरा नहीं होता है इंडोपैरासाइट आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है। तो इसलिए इसका फर्स्ट एड उपाय है, उपचार कैसे किया जाता है ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं। तो उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एड में भोजन को खाने से पहले यानी भोजन लेने से पहले अपने हाथों को साबुन से डिटॉल से धुल लें और जो पानी पीते हैं उस पानी को गर्म करके उसको छान लें, ठंडा करके पिए। इसके बाद दूसरी बात है भोजन को ढक करके रखें। तीसरी बात यह है कि जब इन्फेक्शन हो ही गया है तो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसमें तमाम दवाएं आती हैं, एलोपैथ की दवा है, आयुर्वेद की दवा है, होम्योपैथ की भी दवाएं हैं, लेकिन इस पेचिस में कारगर होगी आपकी एलोपैथ की दवाएं। एलोपैथ की दवा जैसे इसमें देखते हैं ये सिलाक है, इस सिलाक गैस के लिए काम करता है, डिपेंडाल है, इंटरक्यूनाल है। अगर नॉर्मल पेचिस है जैसे सफेद आम पड़ता है तो उसमें क्या देते हैं इंटरक्यूनाल देते हैं। उसके साथ साथ अगर लूज मोशन होता है तो उसमें लुमोफिन भी मिला देते हैं, सिलाक देते हैं 150।
ये 3-4 दवाएं देते हैं। और जब घातक इन्फेक्शन हो जाता है खूनी पेचिस का, तो उसमें क्या देते हैं, नार्कोप्लास्ट 400, नार्कोप्लास्ट TZ, ओसिप 20, ओसिप DSR, पेंटाप DSR, तमाम दवाएं हैं, जिंटेक है, रेंटेक है, इन दवाओं को देते हैं। लेकिन ये लास्ट स्टेप में अगर काफी दर्द पेट में हो रहा है तो उसमें मिकल्सिन इंजेक्शन, अगर वो नहीं काम कर रहा है तो उसमें सबसे अधिक ड्रग्स की मात्रा जिसमें पाई जाती है वो 14 इंजेक्शन होता है, जो एक डोज देने के बाद वो बहुत तेजी से असर करता है, वो ड्रग्स होता है, जिसकी वजह से आपकी पेट की दर्द समाप्त होती है यानी कम हो जाती है। और नार्कोप्लास्ट TZ का मतलब वो कंप्लीट करते हैं, यानी उनको बहुत तेजी से एंडमीबा हिस्टोलिका को संक्रमण करने से रोकने का कार्य करते हैं। और ये संक्रमण करके जब ज्यादा इन्फेक्शन कर देते हैं तो TZ इनको कंप्लीट यानी हटाने का कार्य करता है, बहुत तेजी के साथ इनको रोक करके आपके शरीर को ठीक करने का कार्य करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेस्ट बनाने का कार्य करता है। इसके बाद आप देखिए इस टॉपिक को छोड़ दे रहे हैं, इस टॉपिक को इतना इसलिए जो है मैं बताया ना कि जब ये आपकी आंख की गुहा पे इस दीवार पे वार करते हैं तभी जो है ब्लड का रिसाव होता है और मलप्रता के रूप में शरीर से खून बाहर आता है, यानी इस रुधिर वाहिनियों से आंत की रुधिर वाहिनियों से आता है। अगर इस पर दबा न करें आप लोग तो आपकी आंत गुहा रैप्चर भी हो सकती है और इसके साथ साथ आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और इसके सिस्ट अगर आपके ब्रेन में जाकर के फट जाते हैं तो आपका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों आगे ये देख रहे हैं आप यकृत को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं लीवर। अब लीवर के साथ एक और ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसको हम कहते हैं पित्ताशय, ये पित्त की थैली है और इसमें प्रत्येक दिन 500 ml पित्त उत्सर्जित होता है, पित्ताशय से पित्त उत्सर्जित होता है जो आपके डाइजेशन में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, यानी आपके भोजन को पचाने में ये सहायता प्रदान करता है, इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है। और इसके साथ साथ जब कहते हैं किसी व्यक्ति को अगर स्टोन हो जाता है, पित्त की थैली में पथरी हो जाती है भाई, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है और परेशान होने के साथ साथ उन परेशानियों का सामना कैसे उठाता है, जब वो पढ़ के लेता है, पानी पीता है तो इस पर आकर के पानी टकराता है, फूट फाट के जब टकराता है तो उसके शरीर में काफी तेजी से दर्द होने लगती है, वो आप बेचैन हो जाता है व्यक्ति। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस पथरी की वजह से उनका फूड पार्टी पाचित नहीं होता है और जैसे ही मुख में लेते हैं स्टमक में जाता है तुरंत वोमिटिंग कर देते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो इसमें अगर स्टमक में सॉरी गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन की मात्रा अधिक हो गई है, ये अधिक एमएम के हो गए हैं, तो इसका इलाज दवा से नहीं हो सकता है। इसका एक ही इलाज है, या तो इसमें से लेप्रोस्कोपिक माध्यम से इसको नष्ट किया जाए, दूसरा है या तो इस गॉल ब्लैडर की थैली को आपको यकृत से बाहर कर दिया जाए, यही हो सकता है। जब गॉल ब्लैडर से यकृत से गॉल ब्लैडर को बाहर कर देते हैं, इस स्टोन को बाहर कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब स्टोन को बाहर किया जाता है ये गॉल ब्लैडर ही इससे बाहर कर दिया जाता है आपकी यकृत से, तो जब गॉल ब्लैडर बाहर हो जाता है तो क्या होता है, कहते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए आप जो है थोड़ा तैलीय चीज, मसाले वाली चीज, मिर्च का सेवन कम करिएगा। इसलिए कम करिएगा कि आपकी जो गॉल ब्लैडर की जो थैली है आपके शरीर से बाहर कर दी गई है, जब शरीर से बाहर कर दी गई है तो आपके शरीर में गैस काफी बनती जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो अगले टॉपिक अगली वीडियो दोस्तों अगले दिन यहीं तक ही रहा।